नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिससे सबसे पहले बात करेंगे बदायूं के रण में बाहुबल। बदायूं से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य की जनसभा में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया। भरी दोपहरी हुई फायरिंग के कारण जनसभा में मौजूद लोग एक बार तो सकते में आ गए, लेकिन मंच पर भाषण दे रहे दुर्विजय सिंह ने तुरंत फायर न करने की अपील की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो वहीं सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव का भी वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह यह कहते सुने जा रहे हैं कि हम सबका वोट मांगेंगे, जो देगा तो देगा, जो नहीं देगा तो फिर हिसाब किताब भी होगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत हर तरह से दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही ताबड़तोड़ दौरे करने में भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें आचार संहिता की, तो चुनाव से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि कोई अराजक माहौल न बनने पाए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य गुरुवार को सहसवान क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच से पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बता रहे थे। तभी अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही दुर्विजय सिंह तुरंत मोर्चा संभालने बैठ गए और समर्थकों के फायरिंग न करने की अपील कर डाली। दुर्विजय सिंह ने मंच से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग मत करो, अब फायरिंग का समय चला गया है। दुर्विजय सिंह की इस अपील पर फायरिंग बंद हो गई। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जनसभा में आखिर हथियार कैसे पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी सह पर फायरिंग की गई। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा की सभा में इस तरह की अराजकता तमाम सवाल उठाता है। जबकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव को गुंडों का सरगना कहकर निशाना साधा था। देखिए, सब तो करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों में देता नहीं, अपने तो है ही, हैं? सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अब ये कैसे माना जाए कि सिर्फ सपा ही गुंडों की पार्टी कैसे है, जबकि भाजपा में खुलेआम फायरिंग कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्पेशल डेस्क। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भाजपा और सपा में बयानों की बयानबाजी लगातार जारी है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की सभा में फायरिंग होना, और समाजवादी से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी बयान सामने आया कि अगर वोट दोगे तो ठीक है, नहीं तो हिसाब तो होना ही है, सबका हिसाब होगा, सभी का हिसाब होगा। और इस पर टंट कसते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तमाम बयानबाजी कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी है, तो उनकी खुद की सभा में
फायरिंग कैसे हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट लगाई है कि वहां पर फायरिंग नहीं हो रही थी, ढोल नगाड़े से स्वागत किया जा रहा था। फायरिंग के बाद दुर्विजय सिंह जी ने कैसे कह दिया? अगर वहां फायरिंग नहीं हो रही थी तो दुर्विजय सिंह ने कैसे कहा कि फायरिंग मत करो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साग की, तो वहां पर सहसवान पर स्टार प्रचारक बनाने के बाद उनकी नियुक्ति की गई थी स्टार प्रचारक के तौर पर, और वो वहां पर पहुंचते हैं और उनकी जनसभा लगती है। जनसभा में अचानक से फायर होता है और वो तमाम वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि कानून हमारी सरकार में है, कोई भी गलत तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन सरेआम करे रहा। और दोपहर का समय होता है जहां पर उनकी सभा चल रही होती है, और सभा चलती हुई सभा में वो बयानबाजी करते हैं, वो बताते हैं कि समाजवादी सरकार में गुंडे हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, अचानक से खुद उनकी सभा में फायर हो जाता है, और फिर उसके बाद उनकी पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं आशीष साक्य, वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। तमाम मीडिया ने ये खबर चलाई है, लेकिन वो खबरें जो आशीष मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से, उन्होंने निराधार बताई हैं। उन्होंने बताया है कि वहां पर फायर नहीं हो रहा था। ये लगातार गलत खबरें प्रेषित की जा रही हैं, और हम मीडिया से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी खबरें न चलाई जाएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जिम्मेदार फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई फायरिंग नहीं हुई है, ढोल नगाड़ों की आवाज थी। ऐसे में क्या कुछ इस पर आगे जांच में निकल कर आता है वो भी देखना होगा। और अब बात करेंगे सहानी का साथ बनेगी बात। महागठबंधन में मुकेश सहानी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि सहानी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने 26 सीटों के कोटे में से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देगी। ये सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी है। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि मुकेश सहनी ने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और कहा कि पूरे देश में चुनाव का दौर चल रहा है। 400 सीटों का दावा करने वालों का बिहार धूल चटा देगा। आश्चर्यजनक नतीजे आने वाले हैं। हम प्रगतिशील हैं और हमारे पास बिहार के विकास के लिए एक दृष्टिकोण और एक रोड मैप है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब बात करेंगे आतिशी को ईसी का नोटिस। भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी को नोटिस भेजकर उन्हें सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब देने को कहा है। वहीं आतिशी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता का प्रश्न उठाते हुए इसका विरोध किया। बता दें कि भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को नोटिस भेजा है। दरअसल आतिशी ने आरोप लगाया था कि उनके एक नजदीकी के माध्यम से भाजपा में शामिल नहीं होने पर गिरफ्तार करने की चेतावनी दी गई थी। इसे लेकर भाजपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन के प्रमुख चेहरे, देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ईडी को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश की एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीआई सीपीएम को बरसों पुरानी उनकी फाइलिंग के बारे में, उनकी रिटर्न्स के बारे में चुनाव की घोषणा के बाद नोटिस भेजती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आंखों के सामने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं, वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटरिम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? आप नेत्री आतिशी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ उन्होंने पहले ही ये बात बताई थी कि उनके किसी करीबी ने कहा था कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री है आतिशी, और उन्होंने मंगलवार को कहा था कि भाजपा के जो नेता है उनके संपर्क में है और उनको सीधे तौर पर ये कहा गया था कि अगर अपना कैरियर बचाना है तो भाजपा में शामिल हो जाए। इन्हीं आरोपों को लेकर पहले तो भाजपा की तरफ से जो है एक नोटिस भेजा गया था जिसमें मानहानि का आरोप लगाया गया है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने भी उनको जो है आज जो है जवाब देने के लिए कहा था, जिसको लेकर आतिशी ने फिर से जो है बीजेपी पर हमला किया है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि कई प्रकार के घोटाले या ये कहिए कि कई प्रकार की चीजें जो है सामने है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही नोटिस भेजकर परेशान किए जाते हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आतिशी को जो नोटिस भेजा गया है, इसके जवाब में क्या कुछ आतिशी की तरफ से गया या फिर अभी आगे वो कुछ प्लान कर रही है इस पर? देखिए, उनकी लीगल टीम इस पर जो है वर्किंग कर रही है। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जवाब तो उनको अभी देना है, और उसमें कहीं ना कहीं जो है लीगल टीम पूरी प्रक्रिया शामिल कर रही है, और अब से थोड़ी बहुत देर बाद में बताया जा रहा है लगभग 6 से 6:30 के बीच में वो अपना जवाब दाखिल कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बीजेपी के इशारे पर इसी काम कर रही है, ये आरोप लगाए हैं आतिशी मारलेना ने। हालांकि आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन का आतिशी को नोटिस आया है, और उसके बाद भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आतिशी ने उठाए सवाल। और अब बात करेंगे मुद्दा बड़ा, आरोपों का ठीक नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगूता रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने कहा है कि मंगूता रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे और 6 महीने से जेल में बंद थे। 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को फ्री देने के लिए काम कर रहा है। उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला, ये शराब घोटाला
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए बड़े आरोप और बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ और उसका भी खुलासा करूंगा। उन्होंने कहा है कि मंगुटा रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ बोलने को कहा गया। और अब बात करेंगे मैदान छोड़ने से इंकार, आंसुओं की धार। बिहार के पूर्णिया सीट से कांग्रेस नेता पप्पू यादव चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि गुरुवार को उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भी दाखिल किया। बता दें कि पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में जाने के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह उनसे अपना नाम वापस लेने को कह रहे हैं। पप्पू यादव ने चुनाव मैदान छोड़ने से इंकार कर दिया है और इस बीच पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लोगों के सामने भाषण देते हुए रोने लगते हैं। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने इस दौरान लालू परिवार पर भी जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि पिछले 14 दिन से मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरी पार्टी खत्म की गई, इतनी नफरत क्यों है मुझसे, कौन सी दुश्मनी थी मुझसे, क्या किया था मैंने कहा था लालू को हम आपके बेटे को सीएम बनाएंगे, साथ में लड़ेंगे। ये कहते हुए पप्पू यादव भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवता कैसे मानता है, जो देवता जैसे मानेगा वैसे ही मनाएंगे। जैसे भैरव बाबा शराब से मानते हैं, शनि सरसों से मानता है, कोई धतूर से मानता है, तो गलती हो गई होगी हमसे। हम तो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन, लालू यादव जी हमारे गार्जियन हैं। अब मुझको नहीं समझ में आता है कि आप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाए, कहाँ दिक्कत है, हम भी साथ हैं, लेकिन एक बेटे को भी तो जीने दें, चलने दें। हमसे क्यों इतना तकलीफ? क्या एक बेटा का अधिकार नहीं है आपसे स्नेह आशीर्वाद लेने का? क्या पप्पू यादव को ये अधिकार नहीं है? और एक सीट के लिए इस तरीके से गठबंधन पर प्रेशर बनाना, ये आप समझे, मैं क्या बोलूं? लालू से मेरा आग्रह है कि हम लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। सभी जाति धर्म के लोगों को कैसे हम लोग बनाएंगे, लाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग सबको जोड़ें, ये हम लोग इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि लालू यादव जी का स्नेह आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग मिले, यही मेरे लिए बहुत है। और अब बात करेंगे काशी को जीआई टैग का मान। उत्तर प्रदेश की वाराणसी शहर के 9 नए प्रोडक्ट को केंद्र सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि जीआई टैग दिया है। इसमें शहर की मशहूर ठंडाई, तबला और शहनाई शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के 9 नए प्रोडक्ट को केंद्र सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग दिया है। इसमें शहर की मशहूर ठंडाई, तबला और शहनाई शामिल हैं। इन प्रोडक्ट को जीआई टैग की लेटेस्ट सीरीज में शामिल करने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के 69 प्रोडक्ट को अब तक जीआई टैग मिल चुका है। इसमें अकेले वाराणसी की 30 से अधिक चीजें शामिल हैं। हमें लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये अभियान रहा आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल, तो काशी इसका जीवंत उदाहरण पूरे भारत में बन गया और काशी के ही वजह से आज उत्तर प्रदेश भारत में जीआई में पहले स्थान पे पहुंच गया, 69 जीआई के साथ में। जीआई टैग उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी खास जगह, संस्कृति और समाज के लिए यूनिक होते हैं। ये उसकी खास पहचान को दर्शाता है। ये बहुत बड़ी
जीआई टैग वाली चीजों को न केवल बड़ा बाजार मिलता है, बल्कि ग्राहकों को भी सही प्रोडक्ट चुनने में मदद मिलती है। आप देखिए बाजार में लोग इसको चेरी को काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के बनने के बाद से जो यहाँ पे भक्तों की, टूरिस्टों की जो आने की संख्या शुरू हुई, इन उत्पादों में ये चिंता थी कि डुप्लीकेट उत्पाद बिकने लगेंगे। इसीलिए जीआई कराना जरूरी हुआ कि चाहे साड़ी हो, चाहे कारपेट हो, चाहे मीनाकारी हो, या ठंडई है, या लाल पेड़ा, या भरवा मिर्च है, ये नकल कोई इसकी न कर पावे। दूसरे, ताकि उपभोक्ता को सही सामान मिले। ठंडाई, तबला और शहनाई के अलावा वाराणसी की जिन चीजों को जीआई टैग मिला है, उसमें लाल पेड़ा और भरवा मिर्च जैसे खाने पीने की चीजें भी शामिल हैं। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।